हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें आज हम स्प्रिंग फोर्स पढ़ने वाले हैं। चौथा टॉपिक इस चैप्टर का, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का। इससे पहले हम तीन फोर्सेस को बहुत अच्छे से यूज कर चुके हैं। वन इज नॉर्मल रिएक्शन, वन इज टेंशन एंड वन इज ऑफ कोर्स mg, वेट ऑफ द बॉडी। तो ये चौथा फोर्स हम पढ़ने वाले हैं, स्प्रिंग फोर्स। किस तरह से स्प्रिंग फोर्सेस लगाता है। तो सबसे पहली जानकारी मैं ये दे देता हूं यार, स्प्रिंग जो है ना अपने सिलेबस में सिर्फ मासलेस स्प्रिंग है। हम कभी भी स्प्रिंग का मास कंसीडर नहीं करेंगे या स्प्रिंग को बहुत हल्का अज्यूम करते हुए इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग फोर्स। और ऑब्वियसली थ्योरी देखने के बाद कुछ सवाल देखेंगे एज यूजुअल, डिफिकल्टी ऑर्डर में, इजी टू टफ। स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग फोर्स। सबसे पहली चीज स्प्रिंग फोर्स में कि ये एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जैसे स्ट्रिंग की टेंशन और सरफेसेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन था, ठीक उसी तरह से ये भी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस की वजह से ये लगता है। तो इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विच ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। बिल्कुल जैसे स्ट्रिंग की टेंशन थी, रस्सी की टेंशन थी, बिल्कुल उसी तरह से ये भी स्प्रिंग के अलोंग लगता है। एंड विच कैन बी पुशिंग या पुलिंग या जीरो। तो स्ट्रिंग की टेंशन हमेशा पुलिंग थी, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा पुशिंग था। बट स्प्रिंग फोर्स जो है वो पुशिंग, पुलिंग या जीरो कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स स्टेट। स्टेट माने कि स्प्रिंग कंप्रेस्ड है या इलोंगेटेड है या नेचुरल लेंथ में है। तो किस तरह से स्प्रिंग फोर्स लगाता है, पहले तो डायरेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले कि अगर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, मान लेते हैं स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L0 है और L0 लेंथ का स्प्रिंग एक ब्लॉक से बंधा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, लेफ्ट साइड में कोई दीवार से बंधा हुआ है। तो ये जो स्प्रिंग है ये कोई धक्का नहीं मारेगा, ना ही ये खींचने की कोशिश करेगा ब्लॉक को। सिंपली इसका फोर्स जीरो होगा। नेचुरल लेंथ में रहने वाला स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाता। अगर स्प्रिंग इलोंगेट हो जाए, इलोंगेट मतलब ये इसकी जो लेंथ है स्प्रिंग की वो L0 से बढ़कर कुछ एक्स्ट्रा आ गई है, L0 प्लस एक्स हो गई है। तो ऐसे केस में स्प्रिंग ब्लॉक को और दीवार को दोनों को अपनी डायरेक्शन में पुल करेगा। मतलब ब्लॉक को लेफ्ट साइड में खींचेगा और इस दीवार को राइट साइड में खींचेगा। देखो ये हम स्प्रिंग की वजह से लगने वाले फोर्स देख रहे हैं यहां पे। तो दीवार पे फोर्स राइट साइड पुलिंग होगा, ब्लॉक पे फोर्स लेफ्ट साइड पुलिंग होगा। इस केस में इलोंगेटेड स्प्रिंग पुल करता है। एंड उल्टा अगर देखें कि अगर कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, मतलब इसकी लेंथ नेचुरल लेंथ से कुछ कम हो गई है, कुछ L0 माइनस एक्स हो गई है, तो ये स्प्रिंग पुश करता है। मतलब इन सारी बातों को याद कैसे रखेंगे, एक स्टेटमेंट की मदद से, कॉमन सेंस की स्टेटमेंट की मदद से याद रख सकते हो कि अ स्प्रिंग applies force in such a way that it always tries to be in natural length। ठीक है, नेचुरल लेंथ में रहने की कोशिश करता है। कुछ इस प्रकार से स्प्रिंग फोर्स लगाता है। एक इलोंगेटेड स्प्रिंग अपने आप को वापस L0 लेंथ में लाना चाह रहा होगा, तो ये ब्लॉक को लेफ्ट और दीवार को राइट खींच रहा होगा ताकि इसकी लेंथ वापस L0 आ जाए। ऐसी इसकी कोशिश है। बाकी डिपेंड करेगा और एक्सटर्नल फोर्सेस पे भी ऑब्वियसली कि भाई स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ पाएगा या नहीं। अभी हम सिर्फ स्प्रिंग फोर्स को देख रहे हैं यहां पे। और सिमिलरली कंप्रेस्ड स्टेट में ये L0 लेंथ में वापस आना चाह रहा है, तो ये ब्लॉक को राइट साइड पुश कर रहा है और दीवार को लेफ्ट साइड पुश करेगा, पुशिंग फोर्स लगाएगा। तो आई होप डायरेक्शन स्प्रिंग फोर्स की क्लियर होगी। फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, डायरेक्शन हमें सबसे पहले फोर्सेस की बनानी होती है। तो अब आती है दूसरी बात कि ये स्प्रिंग फोर्स मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना फोर्स ये स्प्रिंग लगाएगा अपने से कनेक्टेड दूसरी बॉडीज के साथ के ऊपर। तो देखो बच्चों, स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, कोई प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूं मैं। प्लस माइनस का मतलब डायरेक्शन से लिंक होता है, वो डायरेक्शन वाली बात हम पिछली स्लाइड में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एक्स होता है। ये एक्स क्या है, वेयर एक्स इज इलोंगेशन और कंप्रेशन इन दी स्प्रिंग। चाहे इलोंगेशन हो चाहे कंप्रेशन हो, स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का नाम है के, विच इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं।
ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, अगर इसकी वैल्यू की बात अभी करते हैं, ये किन बातों पर डिपेंड करेगा, बट एक बार फोर्स का मैग्नीट्यूड के साथ डायग्राम्स को दोबारा देखो कि अगर एक इलोंगेटेड स्प्रिंग है, एल नॉट उसकी नेचुरल लेंथ है और अभी इसकी लेंथ एल नॉट प्लस एक्स हो चुकी है, तो ये ब्लॉक को लेफ्ट साइड में पुल करेगा, पहली बार डायरेक्शन। दूसरा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितने फोर्स से पुल करेगा, के एक्स के फोर्स से पुल करेगा। सिमिलरली अगर ये कंप्रेस्ड है, एक्स लेंथ अगर इसकी कंप्रेस्ड है, मतलब ये एल नॉट माइनस एक्स लेंथ आ चुकी है, तो ये स्प्रिंग फोर्स या स्प्रिंग जो है वो ब्लॉक को धक्का देगा, पुश करेगा। कितने फोर्स से करेगा, के इंटू एक्स। आई होप क्लियर होगा। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में अगर एक भी गलती हो गई तो ऑब्वियसली हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, गलती हो जाएंगी स्टार्टिंग में ही। तो अब इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये बातें हमें जाननी है। और ये क्या है ये स्प्रिंग कांस्टेंट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है के इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, देखो वेक्टर के आगे मॉड लगा रखा है, सिंपली मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या होगी वो भी तुम सोच सकते हो यहां से, कि फोर्स की यूनिट अपॉन इस एक्स की यूनिट। सिंपली हम बोल सकते हैं F इज इक्वल टू के एक्स है, तो F अपॉन एक्स वाली यूनिट K की होंगी। F की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट, दैट इज न्यूटन। X क्या है, इलोंगेशन या कंप्रेशन, मतलब कुछ लेंथ ही है, तो मीटर इज द SI यूनिट ऑफ X। तो न्यूटन अपॉन मीटर कर देंगे तो K की SI यूनिट बन जाएगी। बाकी डिपेंड करता है क्वेश्चन में, कभी कभी न्यूटन पर सेंटीमीटर में भी दिया रहता है, तो वो हमें यूनिट्स कन्वर्ट करनी पड़ेंगी उस केस में। तो ऐसा यूनिट ध्यान रखनी है के की, दैट इज न्यूटन पर मीटर। इसके अलावा ये के किन किन बातों पर डिपेंड करता है? सबसे पहली चीज, के मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल प्रिसाइजली बोले तो यंग्स मॉडुलस पे डिपेंड करता है कि मटेरियल का, जिस मटेरियल से स्प्रिंग बना है वो उसका यंग्स मॉडुलस कितना है। इसकी और डिटेल हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाले चैप्टर में देखेंगे, किस तरह से ये यंग्स मॉडुलस पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हें जानना है तो। और दूसरी चीज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, मतलब अगर इस तरह का स्प्रिंग है, देखो अगर इस तरह का स्प्रिंग है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर मोटा स्प्रिंग होगा तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, नेचुरल लेंथ। मतलब अगर छोटा स्प्रिंग होगा तो ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, बड़ा स्प्रिंग होगा लेंथ में अगर बड़ा होगा तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा। रिमेनिंग अगर रिमेनिंग फैक्टर्स कांस्टेंट है, तो मतलब अगर सेम मटेरियल रखें और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया रखें सिंपली, और लेंथ की प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें, तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये बातें तीनों मिला के हम बोल सकते हैं, इन तीनों बातों से आई कैन से दैट कि स्प्रिंग कांस्टेंट is directly proportional to cross section area and inversely proportional to length। तो ये बात अपने को याद रखनी है। बाकी जो यंग्स मॉडुलस वाली बात है उसको और डिटेल में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाले चैप्टर में देखेंगे कि मटेरियल पे किस तरह से डिपेंडेंट होता है। तो अभी के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू A by L, वेयर A इज दिस वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। ध्यान से देख लो कौन सा एरिया है ये, क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ में। अब इसमें भी पंगे होते हैं, देखो वैसे तो कि भाई अगर हम स्प्रिंग को इलोंगेट कर दें या कंप्रेस कर दें तो उस केस में ये क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज हो जाता है, लेंथ भी ऑब्वियसली चेंज हो जाती है। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया कौन से वाला देखना है, जब नेचुरल लेंथ में है स्प्रिंग, वो वाला क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं। एल कौन सी लेंथ है, नेचुरल लेंथ है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है अपने को, स्प्रिंग कांस्टेंट किन बातों पर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल थ्योरी के नाम पे यही सब चीजें हैं, स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन, स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड, और स्प्रिंग कांस्टेंट किन बातों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन से। किस तरह के सवाल जेई मेन, जेई एडवांस्ड और मेडिकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, डिफिकल्टी ऑर्डर में उनको डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इजी। तो देखो पहला सवाल देखो बच्चों, केस 1 का एक डायग्राम बना हुआ है। ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग लेफ्ट साइड से दीवार से कनेक्टेड है और राइट साइड से इस पे कोई पर्सन फोर्स लगा रहा है, एफ फोर्स। दूसरे केस में ये स्प्रिंग दीवार से कनेक्टेड नहीं है, कोई पर्सन दोनों किनारों से फोर्स लगा रहा है, पुलिंग फोर्स एफ और एफ।
और पूछा जा रहा है कि इन विच केस इलोंगेशन इन द स्प्रिंग विल बी मोर। तो बहुत ध्यान से सोचो, वीडियो पॉज करके आराम से सोच सकते हो किस केस में, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, किस केस में ज्यादा इलोंगेशन होगी। तो ध्यान से देखो, इसमें तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो ऊपर वाला केस 1 है ना, इस केस 1 का ही फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ है केस 2 में। ध्यान से देखो बच्चों, ये एफ फोर्स अगर बंदा स्प्रिंग पे लगा रहा है, कोई पर्सन स्प्रिंग पे लगा रहा है, तो स्प्रिंग भी पर्सन पे एफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा होगा न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक। इसका मतलब ये स्प्रिंग दीवार पे भी सेम एफ लगा रहा होगा। इस तरह से दीवार पे जो फोर्स लगेगा वो राइट साइड में एफ लग जाएगा। और इस स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम, इस स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम सिंपली केस 2 में मेंशन्ड है। स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम में एक एफ लेफ्ट लग जाएगा। तो ये एफ क्योंकि पुलिंग है, स्प्रिंग भी बंदे पे पुलिंग फोर्स लगा रहा होगा, तो आई कैन से दैट दिस एफ विल बी इक्वल टू के एक्स एंड एक्स विल बी इक्वल टू एफ बाय के in both the cases. In both the cases elongation will be same. तो आंसर क्या लिखेंगे? elongation is same in both the cases. I hope clear होंगी चीजें। क्यों elongation same हुई? क्योंकि केस 1 का ही फ्री बॉडी डायग्राम है ये। ध्यान से बना सकते हो, ये जो एफ है ये वॉल पे लग रहा है और स्प्रिंग पे यही इक्वल एंड अपोजिट एफ ऐसे लग रहा होगा। स्प्रिंग इलोंगेटेड है, ये बात यहां से क्लियर हो गई है, बिकॉज एफ इज पुलिंग। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन देखो, एक ब्लॉक ऑफ मास m है, हैंगिंग विद अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इसका स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है एज शोन इन द फिगर। फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। सिंपली मोशन के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो सिंपली हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो मास m है ये इक्विलिब्रियम में, हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम, चाहो तो लिख भी सकते हो दिस इज हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में जब मोशन के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ तो हम इक्विलिब्रियम मानते हुए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो सिंपली इस ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ब्लॉक पे नीचे की तरफ mg का फोर्स लग रहा होगा, और नीचे की तरफ अगर mg लग रहा होगा, ब्लॉक नीचे जाने की कोशिश कर रहा होगा, तो हेंस स्प्रिंग इलोंगेटेड होगा। स्प्रिंग इलोंगेटेड होगा तो स्प्रिंग की वजह से इस पे ब्लॉक पे एक पुलिंग फोर्स लगेगा। पुलिंग का मतलब यहां पे स्प्रिंग ब्लॉक को अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचेगा। कितने फोर्स से खींचेगा? फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग इज इक्वल टू के एक्स। ध्यान से, ये फोर्स ऑन स्प्रिंग नहीं बनाया मैंने, फोर्स ऑन ब्लॉक बनाया मैंने। ब्लॉक पे लगने वाला स्प्रिंग की वजह से फोर्स है के एक्स के बराबर। और अगर इक्विलिब्रियम है तो एफ टोटल को 0 होना पड़ेगा। टोटल फोर्स 0 मतलब नेट फोर्स 0, मतलब ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, या से बोल दो के एक्स माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास x आ गया। इलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज एम जी बाय के। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना इन स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस में, वो ये है कि हमें ये पहचानना होता है कि स्प्रिंग इलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है। जब तक हम ये पहचान ही नहीं पाएंगे, ये डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे कि स्प्रिंग इलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम ही नहीं बना पाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना पाएंगे तो ऑब्वियसली न्यूटन्स लॉज की इक्वेशन भी नहीं बना पाएंगे। तो आई होप यहां पे क्लियर होगा। ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू वेट ऑफ द बॉडी, स्प्रिंग इज इलोंगेटेड इन दिस डायग्राम एंड दिस इज द इलोंगेशन mg by k, दैट इज अवर आंसर। तो आई होप क्लियर हुआ होगा क्या कंसेप्ट है स्प्रिंग फोर्स का। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब देखो यहां पे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल अब इंक्रीज हो रहे हैं और कंसेप्ट्स को भी मिक्स कर रहे हैं। A spring of constant K is cut into 3 equal pieces. 3 पीसेस में स्प्रिंग को कट कर दिया अपन ने। तो सबसे पहली चीज, और उन तीनों पीसेस को यहां पे जोड़ा गया है ब्लॉक के साथ। ऊपर छत है, सीलिंग है, नीचे ब्लॉक है, और M जो है वो इक्विलिब्रियम में गिवन है। फाइंड इलोंगेशन इन ईच स्प्रिंग। तो सबसे पहली चीज देखो यहां पे ये तीनों स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो K नहीं है। जिस ओरिजिनल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K था, उस ओरिजिनल स्प्रिंग के 3 टुकड़े किए गए हैं, यहां पे 3 पीसेस किए गए हैं। तो सबसे पहली चीज, इन तीनों के स्प्रिंग कांस्टेंट कितने होंगे?
तो आई कैन से दैट लेंथ को तुम बोल सकते हो 1/3 1/3 1/3 कर दिया गया है 3 इक्वल पीसेज में। हमने क्या पढ़ा, स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम लेंथ को कट कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रख रहे हैं, तो हम सिंपली बोल सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट 1/L के प्रोपोर्शनल है या L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्रॉस सेक्शन एरिया इन तीनों टुकड़ों का भी वही रहेगा जो ओरिजिनल स्प्रिंग का था। तो अगर लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पीस, हर टुकड़े का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 3K हो जाएगा, क्योंकि लेंथ हो गई है L/3, तीनों टुकड़ों की लेंथ L/3 L/3 L/3। तो लेंथ अगर 1/3 हो गई है तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम्स हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से। तो इन तीनों स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट कितने हैं, 3K 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 हैं। अब ये ब्लॉक का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, एफबीडी ऑफ ब्लॉक अगर कंसीडर करते हैं, तो उसमें देखो अब क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो सबसे पहले इस पे एक mg वाला, ऑब्वियसली ग्रेविटी की वजह से, अर्थ ग्रेविटी की वजह से वेट ऑफ द बॉडी, और इन तीनों में इलोंगेशन पूछी है। मान लेते हैं x की इलोंगेशन है तीनों स्प्रिंग्स में, तो ऊपर की तरफ इस ब्लॉक पे 3kx का फोर्स, एक स्प्रिंग की वजह से 3kx है, तीनों की वजह से नहीं, दूसरे स्प्रिंग की वजह से भी 3kx, तीसरे स्प्रिंग की वजह से भी 3kx। 3k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पीस। x क्या है, इलोंगेशन इन ईच पीस, ईच स्प्रिंग पीस। तो ओवरऑल इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में तुम देख सकते हो 3 + 3 + 3 9kx फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड में mg लग रहा है। तो आगे सिंपल है कि भाई इक्विलिब्रियम में है तो टोटल फोर्स 0 होना पड़ेगा, मतलब 9kx माइनस mg इज इक्वल टू 0, मतलब x आ गया यहां से mg/9k। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे ना इसमें mg/3k वाली ऑप्शन टिक कर रहे होते हैं, तीन गलती से वो तीनों का k लेके। बट ये ध्यान रखना है, लेंथ को अगर 1/3 कर दोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी 3 टाइम्स हो जाएगा। एक 3 का फैक्टर वहां से आया, बाकी 3 स्प्रिंग्स थे, तो 9kx का नेट स्प्रिंग फोर्स हो गया ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। स्प्रिंग के अगर टुकड़े कर दिए जाते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट किस तरह से बदल जाता है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg tied with 2 springs is moving vertically between them। देखो ध्यान से, इसमें दो स्प्रिंग्स हैं, ऊपर एक K1 दे रखा है 100 न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग की इलोंगेशन भी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ध्यान से, अभी एसआई यूनिट्स नहीं है, सेंटीमीटर में दिया है तो हम मीटर में कन्वर्ट करके एसआई यूनिट्स में काम करेंगे, तो हमें एसआई यूनिट्स में आंसर मिलेगा। ब्लॉक का मास दिया हुआ है 1 kg, ब्लॉक की एक्सलरेशन भी दी हुई है, दूसरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 200, और उसमें इलोंगेशन या कंप्रेशन बताना है। मतलब ये भी बताना है कि इलोंगेशन होगा या कंप्रेशन होगा और कितना होगा लोअर वाले स्प्रिंग में, दैट इज द क्वेश्चन। किसी एक इंस्टेंट पे ये फोटोग्राफ है, हमें इस ब्लॉक की मोशन का एनालिसिस नहीं करना है। ब्लॉक की मोशन कैसी होगी, यहां पे ऑसिलेट कर रहा होगा ब्लॉक, ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन हो रही होगी, बट उस चीज की डिटेल हम अलग चैप्टर में पढ़ते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन वाले चैप्टर में करेंगे। काफी मैथमेटिकल उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, तो उसको बाद में देखते हैं। बट अभी ये किसी एक इंस्टेंट पे ये डायग्राम गिवन है, एक्सलरेशन गिवन है, इसी इंस्टेंट पे लोअर स्प्रिंग में इलोंगेशन या कंप्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये सोचना होगा कि ये जो नीचे वाला स्प्रिंग है ये इलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, बाकी फोर्सेस बनाते हैं, फिर इस नीचे वाले के बारे में सोचेंगे ये लोअर स्प्रिंग कैसी स्टेट में है। तो फ्री बॉडी डायग्राम देखो बच्चों, सबसे पहले तो पहला फोर्स इसमें वेट, ग्रेविटी की वजह से mg वाला फोर्स, m1 है तो 1 × g mg। दूसरा ऊपर वाला जो स्प्रिंग है वो दे रखा है, इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड दे रखा है तो 20 सेंटीमीटर, kx बोल देते हैं, इसको x1 बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये k1 × x1 ऊपर की तरफ लगेगा, इलोंगेटेड स्प्रिंग पुल करता है तो ऊपर की तरफ k1 × x1 का फोर्स, और नीचे वाले स्प्रिंग का पता नहीं है। तो एक बार चलो इन दोनों के बारे में सोचते हैं, इनकी वैल्यूज क्या हैं। और अपवर्ड एक्सलरेशन है 30 की,
K1 की वैल्यू कितनी बन रही है? K1 है 100 इंटू x1 है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब SI यूनिट्स में हो गया 0.2 मीटर्स। तो ये बन रहा है 20 न्यूटन का K1 x1 बन रहा है। और 10 न्यूटन का अपना G को 10 ले रहा हूं मैं यहां पे 9.8 की जगह। 10 न्यूटन का वेट ऑफ दी बॉडी बन रहा है। तो अगर मैं सिर्फ इन दोनों फोर्सेस को देखता हूं, सिर्फ इन दोनों फोर्सेस को देखो, तो नेट फोर्स 10 का बन रहा है। अगर मान लो नीचे वाला स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाता, तो नेट फोर्स 10 का बन रहा है यहां पे 20 माइनस 10 अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स 10 है। 10 अपॉन मास करोगे तो 10 की एक्सलरेशन आ रही है। 10 की एक्सलरेशन आ रही है, जबकि दी हुई है 30 की। तो ज्यादा एक्सलरेशन दे रखी है। इन दोनों फोर्सेस से जो एक्सलरेशन बन रही है, ज्यादा एक्सलरेशन दे रखी है। इसका मतलब नीचे वाला जो स्प्रिंग है वो इसको ऊपर की तरफ धक्का मार रहा होगा, तभी ये इतनी ज्यादा एक्सलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ध्यान से ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए बच्चों। मुझे नहीं पता था कि लोअर फोर्स किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, लोअर स्प्रिंग किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट उसको सोचने का तरीका क्या रहा, मैंने इसका फोर्स इग्नोर करते हुए पहले इन दोनों फोर्सेस को देखा। नेट फोर्स 10 का बना 20 माइनस 10, नेट फोर्स अपॉन मास करके सोचा, 10 की एक्सलरेशन बन रही है, बट गिवन एक्सलरेशन हायर है। तो मत समझ गए कि ये जो तीसरे वाला लोअर स्प्रिंग है, लोअर स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा होगा, तीसरा फोर्स, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा होगा। ये फोर्स होगा K2 इंटू x2, दूसरे स्प्रिंग का K इंटू दूसरे स्प्रिंग की इलोंगेशन या कंप्रेशन। तो अगर ये अपवर्ड फोर्स है तो सोच के बताओ x2 कैसा है? x2 कौन है? इलोंगेशन है दूसरे स्प्रिंग की या कंप्रेशन है? सोचो ध्यान से। बिल्कुल सही, कंप्रेशन है। तभी कंप्रेशन की वजह से ही वो पुश कर सकता है। x2 इज कंप्रेशन हेयर। ये फोर्स पुशिंग है, तो x2 इज कंप्रेशन। तो सबसे पहले ये चीज डिसाइड करनी थी हमें कंसेप्चुअली कि नीचे वाला स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा या इलोंगेटेड होगा। तो ये कंप्रेस्ड है, इलोंगेशन गलत, कंप्रेशन सही। इसकी वजह से पुशिंग फोर्स है। कितना है ये? K2 की वैल्यू 200 है, x2 हमें निकालना है, और ब्लॉक की एक्सलरेशन गिवन है। एक्सलरेशन गिवन है तो टोटल फोर्स जीरो मत कर देना यहां पे। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू ma लगाना पड़ेगा, न्यूटन सेकंड लॉ यूज करना पड़ेगा। तो F टोटल इज इक्वल टू ma लगा रहा हूं ब्लॉक पे। तो यहां से क्या बन रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए ये 20 का फोर्स पॉजिटिव, ये 200 x2 पॉजिटिव, और ये 10 नेगेटिव जो वेट ऑफ द बॉडी है 1g का। इन सब का सम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। मास इज 1 kg, एक्सलरेशन इज 30। तो यहां से अपने पास x2 सॉल्व हो जाएगा इन SI यूनिट्स, मतलब मीटर में कितना कंप्रेशन है स्प्रिंग में। तो ये कितना बन रहा है देखो, 200 x2 प्लस 10 बन रहा है लेफ्ट साइड में, 200 x2 प्लस 10, और राइट साइड में 30 की टर्म थी 1 इंटू 30। तो यहां से आ रहा है 200 x2 इज इक्वल टू 20, या x2 इज इक्वल टू 0.1 मीटर, या x2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का कंप्रेशन है नीचे वाले स्प्रिंग में। दैट इज अवर आंसर। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्प्रिंग कंप्रेस्ड है और या इलोंगेटेड है। बिना इस डिसीजन के हम फ्री बॉडी डायग्राम ही नहीं बना सकते, और ऑब्वियसली इक्वेशंस तो फिर कैसे ही बनाएंगे अगर FBD नहीं बन पाएगा। आई होप चीजें क्लियर होंगी। बाकी ठीक है, अगर कोई बच्चा मान लो किसी से सिली मिस्टेक हो गई, मान लो वो कंप्रेशन की जगह इलोंगेशन ले बैठा, गलती से उसको समझ में नहीं आया और उसने फोर्स को डाउन बना दिया, तो अगर कोई बात नहीं, अगर तुमने डाउन बना भी दिया तो अपने आप x2 की वैल्यू नेगेटिव सॉल्व होके आ जाएगी। तुमने अगर इसको नीचे की तरफ ले लिया तो यहां पे -200 x2 करोगे, तुम -200 x2 करोगे तो x2 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव आने का मतलब जो भी तुमने कंसीडर किया था उसके ऑपोजिट हो जाएगा। तुमने इलोंगेशन कंसीडर की थी, नेगेटिव आंसर आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 सेंटीमीटर का कंप्रेशन हो जाएगा उस केस में। तो सिली मिस्टेक होने से भी कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं है अगर हम प्लस माइनस साइन इंटरप्रेट करना जानते हैं। तो आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इलस्ट्रेशन नंबर 5, टू ब्लॉक्स ए एंड बी टाइड विद अ लाइट स्प्रिंग आर पुल्ड हॉरिजॉन्टली। इनको दो ब्लॉक्स को पुल किया जा रहा है। देखो पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, बस वहां पिछले क्वेश्चन में वर्टिकली थे ब्लॉक्स, यहां पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं और एक एफ हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। बी ब्लॉक की एक्सलरेशन भी गिवन है, ए ब्लॉक की एक्सलरेशन बतानी है कितनी होगी। तो अगेन बी ब्लॉक की क्योंकि एक्सलरेशन गिवन है, तो एक्सलरेशन की मदद से सबसे पहले मैं टोटल फोर्स निकाल लेता हूं और फिर एफबीडी बनाऊंगा। एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी गिवन है राइट साइड में 2F/m, इसका मतलब टोटल फोर्स ऑन ब्लॉक बी न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक टोटल फोर्स ऑन ब्लॉक बी हो जाएगा 2m इंटू 2F/m। m कैंसिल हो रहा है और ये बन रहा है 4F का। टोटल फोर्स ऑन ब्लॉक बी 4F का है टूवर्ड्स राइट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये F तो राइट लग रहा है, इसके अलावा 3F और राइट लगना चाहिए। अब राइट साइड में इस पे कौन फोर्स लगाएगा? अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी के फ्री बॉडी डायग्राम में ये 2m मास है, इस पे एक F फोर्स राइट साइड लग रहा है, एक्सटर्नली कोई बंदा इस पे लगा रहा होगा। तो और इसके अलावा जो इसके वेट है 2mg का वेट, वो तो वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में लगेगा, उसका तो कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है नहीं। ग्राउंड की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी उसका भी कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। तो ये जो 4F टूवर्ड्स राइट है, इसमें जो बाकी बचा हुआ 3F है वो कहां से आया? वो ऑब्वियसली किसने लगाया होगा? स्प्रिंग ने लगाया होगा। ये बात हमें क्लियर हो गई। F फोर्स तो राइट हम लगा रहे हैं, कोई पर्सन लगा रहा है, और स्प्रिंग कितना लगा रहा है? 3F का फोर्स लगा रहा है, सच दैट इस पे नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 4F का हो गया, और 4F अपॉन 2m करेंगे तो 2F/m की एक्सलरेशन आ गई। तो सबसे पहले इस 3F को देखते हुए ये पहचानो कि स्प्रिंग इलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है। सोचो बच्चों, स्प्रिंग इलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है? स्प्रिंग अगर कंप्रेस्ड होता है तो वो पुश करता है, यहां पे पुश कर रहा है, वो 2m को राइट साइड में धक्का दे रहा है, इसका मतलब स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। सबसे पहले ये डिसीजन लिया हमने कि स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। अब स्प्रिंग अगर कंप्रेस्ड है तो हेंस अब हम फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक ए का भी बना सकते हैं। एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए, उसमें क्या हो जाएगा? स्प्रिंग पे, स्प्रिंग की वजह से जो फोर्सेस लगेंगे ब्लॉक ए, इसको देखो यहां पे ये स्प्रिंग जो ब्लॉक ए पे फोर्स लगाएगा वो कैसा हो जाएगा? 3F का फोर्स, ये 3F ही बेसिकली अपना kx हो गया। तो यही 3F kx बोलो या 3F बोलो, यही स्प्रिंग ब्लॉक ए पे कैसा लगेगा? लेफ्ट साइड लगेगा। अगर ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो ये ब्लॉक एम को लेफ्ट साइड धक्का दे रहा होगा, पुशिंग फोर्स लगा रहा होगा सेम 3F का। दिस इज और स्प्रिंग फोर्स ऑन ब्लॉक ए। बाकी अपने mg और नॉर्मल रिएक्शन लग रहे होंगे, एक mg और एक नॉर्मल रिएक्शन, इसको Na बोल देते हैं। वो ब्लॉक बी पे लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन को Nb कह देते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन तो चलो mg को संभाल रही होगी, नेट वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो नेट फोर्स 0 होगा, वर्टिकल में Na इज इक्वल टू mg होगा, और स्प्रिंग फोर्स 3F के बराबर। तो हेंस देखो दोनों क्वेश्चंस के आंसर इकट्ठे आ गए। इलोंगेशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग में सबसे पहली चीज हमने डिसाइड की कि इलोंगेशन नहीं है, कंप्रेशन है। कितना है? आंसर लिख दो भाई। 3F जो है वही स्प्रिंग फोर्स है, यही kx के बराबर है, तो 3F/k का कंप्रेशन है स्प्रिंग में। और ब्लॉक ए की एक्सलरेशन क्या है? ब्लॉक ए की एक्सलरेशन के लिए ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, 3F का फोर्स उस पर नेट है लेफ्ट साइड में, तो 3F/m की एक्सलरेशन है, 3F/m की एक्सलरेशन है टूवर्ड्स लेफ्ट। तो दीज टू आर आंसर्स। नेट फोर्स अपॉन मास इज द एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक ए टूवर्ड्स लेफ्ट। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, सिस्टम शोन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम, स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग आर लाइट। जो अपनी स्टैंडर्ड अजम्पशंस हैं, स्प्रिंग हमेशा मासलेस लगेगा अपने सिलेबस में, रस्सी भी जब तक कुछ मेंशन नहीं है लाइट है। फाइंड, और ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, k गिवन है, स्मॉल m गिवन है, कैपिटल M गिवन है। फाइंड एक्सलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स
जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, इस रस्सी को हमने नीचे से कट कर दिया, तो बताना है दोनों ब्लॉक्स की एक्सलरेशंस जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग कितनी होंगी। स्ट्रिंग को कट किया, स्प्रिंग को नहीं किया। बाकी यहां स्प्रिंग को भी कट कर सकते हैं, अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर स्प्रिंग होता, स्प्रिंग को कट करते तो क्या होता। सारी वैरायटी देखते हैं अपन। तो यहां पे क्या करें भाई, जस्ट बिफोर देखो, पहले जस्ट बिफोर कटिंग क्या सिचुएशन है। देखो जब भी ये कटिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में कि भाई स्प्रिंग कट कर दिया, स्ट्रिंग कट कर दिया, उसके बाद जस्ट बाद एक्सलरेशन बताओ या कुछ भी बताओ, तो हमें दोनों बातें सोचनी होती हैं कि जस्ट बिफोर कटिंग क्या सिचुएशन थी और जस्ट आफ्टर कटिंग क्या सिचुएशन है। ठीक है, दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं अपन। ठीक है, ये जस्ट बिफोर का, ये जस्ट आफ्टर का। तो जस्ट बिफोर कटिंग सिचुएशन क्या है, ये जो ब्लॉक है एम मास का, जो स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, इक्विलिब्रियम में टंगा हुआ है और ये सब कुछ सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो सबसे पहली चीज तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं भाई, ग्रेविटी की वजह से ये दोनों नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो स्प्रिंग इलोंगेटेड होगा। इलोंगेटेड होगा तो स्प्रिंग की वजह से एक पुलिंग फोर्स लग रहा होगा इस तरह से kx, और इस m का अपना खुद का एक वेट होगा mg, एक टेंशन इन दी स्ट्रिंग होगी t बोल देते हैं। सिमिलरली ये दूसरा कैपिटल M जो मास है, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में एक कैपिटल mg का फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे और कोई चीज लटकी नहीं हुई है तो कैपिटल mg है डाउनवर्ड फोर्स, और ऊपर की तरफ टेंशन का फोर्स होगा। तो जस्ट बिफोर कटिंग सिचुएशन कैसी है, ये जो सारा कुछ इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये t इस कैपिटल mg के बराबर है और ये t भी कैपिटल mg के बराबर है। पूरी रस्सी में एक ही टेंशन होती है अगर मासलेस रस्सी है तो ये t कैपिटल mg है, तो kx कितना हो गया अपना, kx हो गया स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg। तो ये सिचुएशन थी जस्ट बिफोर कटिंग। ये kx की वैल्यू कैसे लिखी है, नेट फोर्स जीरो करके लिखी है बच्चों। अपवर्ड वाला फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड वाला फोर्स किया, नेट फोर्स जीरो। सिमिलरली स्मॉल एम पे नीचे की तरफ स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg है, तो ऊपर भी स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg होना चाहिए, तभी नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो क्यों कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है इक्विलिब्रियम नाम का शब्द जस्ट बिफोर कटिंग। तो ये कहानी थी जस्ट बिफोर कटिंग। अब जस्ट आफ्टर कटिंग में अगर हम जाएं तो अब रस्सी कट हो गई, रस्सी कट हो गई तो अचानक से ये टेंशन जीरो हो गई। जैसे ही रस्सी कट हो गई टेंशन अचानक से जीरो हो गई। टेंशन जीरो हो गई तो ये जो कैपिटल M वाला मास है इस पे केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल mg लग रहा है, और स्मॉल m वाले मास पे टेंशन जीरो हुई है, बाकी फोर्सेस एकदम से सोचो नहीं बदलेंगे। ना तो ये स्मॉल mg बदलेगा, ये तो चलो बदलेगा ही नहीं, स्मॉल mg तो वैसा का वैसा ही रहेगा भाई, जब तक मास सेम है तो mg भी सेम ही लगेगा। लेकिन ये जो स्प्रिंग फोर्स है, रस्सी के कट जाने की वजह से, स्ट्रिंग के कट हो जाने की वजह से स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं आने वाला, एकदम से नहीं आने वाला। थोड़ी देर के बाद जब ये स्मॉल m मूव करेगा तो स्प्रिंग फोर्स भी बदल जाएगा। लेकिन जस्ट आफ्टर कटिंग पूछा है तो स्प्रिंग फोर्स अचानक से चेंज नहीं होगा, इलोंगेशन में अचानक से कोई सडन चेंज नहीं आएगा, तो ये स्प्रिंग फोर्स सेम टू सेम लगेगा kx वाला जस्ट आफ्टर कटिंग, दैट इज स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg। तो ओवरऑल जस्ट आफ्टर कटिंग ये फ्री बॉडी डायग्राम है, टेंशन हट चुकी है, टेंशन जीरो हो चुकी है, रस्सी कट चुकी है। तो अब सोच के देखो एक्सलरेशन, स्मॉल m वाले की एक्सलरेशन सोचते हैं तो ये देखो ऊपर वाला अपवर्ड फोर्स बड़ा है, अपवर्ड वाला फोर्स बड़ा है डाउनवर्ड वाले फोर्स से, तो स्मॉल m मास ऊपर की तरफ एक्सलरेट करेगा। कितनी एक्सलरेशन से एक्सलरेट करेगा, नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, यह है अपवर्ड वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स है स्मॉल mg अपॉन स्मॉल m इसका मास। तो स्मॉल m मास की जो एक्सलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, दैट इज अवर आंसर नंबर 1, कैपिटल mg बाय स्मॉल m। और जो दूसरा ब्लॉक है कैपिटल M, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सलरेट करेगा क्योंकि उस पर अपवर्ड कोई फोर्स ही नहीं है, डाउनवर्ड ही फोर्स है। कितना एक्सलरेशन, तो नेट फोर्स अपॉन मास, तो कैपिटल mg अपॉन m, तो सेकंड एक्सलरेशन g हो जाएगी। तो m कैपिटल M तो ऑब्वियसली यार फ्रीली फॉल करेगा ग्रेविटी में, जैसे ही रस्सी कट जाएगी कैपिटल M नीचे गिर जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी g की एक्सलरेशन से, डाउनवर्ड एक्सलरेशन से। लेकिन ये जो पहले वाला ब्लॉक है, स्मॉल m वाला ब्लॉक है,
ये ऊपर की तरफ एक्सलरेट करेगा क्योंकि स्प्रिंग कुछ ज्यादा ही इलोंगेटेड है इसके वेट के मुकाबले, स्मॉल एम जी के मुकाबले। क्यों इलोंगेटेड है? क्योंकि रस्सी के कटने से पहले स्प्रिंग जो है वो कैपिटल एम का भी वेट झेल रहा था। उसके अंदर जो इलोंगेशन थी वो स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी दोनों पे डिपेंडेंट थी। या स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी अपॉन के थी। तो एक्स्ट्रा इलोंगेटेड था तो इसने स्मॉल एम को ऊपर की तरफ खींच लिया कैपिटल एम जी अपॉन स्मॉल एम एक्सलरेशन से। ये वाले स्मॉल एम जी तो कैंसिल हो ही रहे हैं। तो आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी किस तरह से हम एनालाइज कर रहे हैं। जब भी ये कटिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे तो ध्यान रखना है जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर दोनों डायग्राम्स बनाओगे तभी चीजें समझ में आएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, सिस्टम शोन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम। अब इसमें देखो मैंने उल्टा कर दिया, ऊपर रस्सी नीचे स्प्रिंग कर दिया। पिछले क्वेश्चन में ऊपर स्प्रिंग था नीचे रस्सी थी, रस्सी को कट कर रहे थे, इस बार यहां स्प्रिंग को कट कर रहे हैं। तो बिल्कुल सिमिलर सवाल है, टेंशन इन द स्ट्रिंग बतानी है बिफोर एंड आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग। अभी देखो यही चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पे कि पिछले क्वेश्चन में हमने बिफोर एंड आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग रस्सी को कट करने से पहले बिफोर और आफ्टर में ये जो चीज थी ये सेम मानी थी। ये जो स्प्रिंग की वजह से लगने वाला फोर्स था ये हमने सेम कंसीडर किया था। क्यों कंसीडर किया था? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो है वो इलोंगेशन पे डिपेंडेंट है, एक्स पे डिपेंडेंट है। और क्योंकि स्प्रिंग फोर्स एक्स पे डिपेंडेंट है और इलोंगेशन तब तक नहीं बदलेगी जब तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ब्लॉक की मोशन होने में टाइम लगेगा। जस्ट आफ्टर कटिंग एकदम से तो मूव कर नहीं जाएगा, धीरे धीरे मूव करेगा आराम से, टाइम का फंक्शन होगा बेसिकली ब्लॉक स्मॉल एम की पोजीशन। तो जस्ट आफ्टर कटिंग हमने स्प्रिंग फोर्स को सेम ले लिया था, लेकिन यहां पे टेंशन जो है वो अचानक से चेंज हो सकती है। टेंशन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि टेंशन इलोंगेशन पे डिपेंड करती है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हम वैसे भी मान के चलते हैं। तो टेंशन एक ऐसा फोर्स है जो सडनली चेंज हो सकता है। तो अगर वो सडनली चेंज हो सकता है या उसको इंपल्सिव फोर्स भी बोलते हैं कि भाई स्मॉल टाइम ड्यूरेशन में टेंशन में सडन चेंजेस आ सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन में भी इस तरह से हो सकता है, स्मॉल टाइम ड्यूरेशन में टेंशन में या नॉर्मल रिएक्शन में सडन चेंजेस पाए जा सकते हैं। तो जस्ट बिफोर के अगर हम डायग्राम बनाए, क्वेश्चन को करने का तरीका अपना वही रहेगा, बस कंसेप्चुअली एक बात नहीं है यहां पे कि टेंशन में सडन चेंजेस आ सकते हैं। तो जस्ट बिफोर का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो स्मॉल एम के फ्री बॉडी डायग्राम में सोचो क्या क्या लगेगा। स्मॉल एम में ऊपर टेंशन, नीचे स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग ऑब्वियसली इलोंगेटेड होगा, ग्रेविटी वेट पुल कर रहा है नीचे की तरफ, तो स्प्रिंग इलोंगेटेड है। इलोंगेटेड स्प्रिंग हमेशा पुल करता है, तो नीचे एक इसका वेट और एक स्प्रिंग का के एक्स। और कैपिटल एम के फ्री बॉडी डायग्राम में ऊपर की तरफ के एक्स पुलिंग फोर्स स्प्रिंग की वजह से, इलोंगेटेड स्प्रिंग की वजह से ऊपर की तरफ के एक्स और नीचे कैपिटल एम जी। तो अगेन सिस्टम इक्विलिब्रियम में दे रखा है, तो ये के एक्स अपवर्ड वाला के एक्स इस कैपिटल एम जी को संभाल रहा होगा। के एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एम जी, दिस के एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एम जी। और ये जो टेंशन होगी स्मॉल एम के ऊपर, रस्सी में जो टेंशन है वो हो जाएगी स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी। ये कैसे लिखे हैं मैंने आंसर्स? सिंपली नेट फोर्स जीरो करके लिखे। कैपिटल एम पे ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स कर दोगे तो नेट फोर्स जीरो बन जाएगा। सिमिलरली स्मॉल एम पे भी ऊपर वाला फोर्स टी मस्ट बी इक्वल टू दिस एम जी प्लस के एक्स, उससे टी की वैल्यू सॉल्व हो गई। तो जस्ट बिफोर का ये आंसर हो गया अपना पहला आंसर कि भाई स्प्रिंग के कटने से जस्ट पहले टेंशन कितनी थी? स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी थी। अब जस्ट आफ्टर को देखो, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, अब यहां स्प्रिंग को कट किया जा रहा है। स्प्रिंग को जैसे ही कट करेंगे तो कंसेप्ट क्या है भाई? स्प्रिंग का फोर्स खत्म हो जाएगा। स्प्रिंग को कट कर दिया तो ये वाला ब्लॉक कैपिटल एम नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो देखो कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम पहले बना लेते हैं। स्प्रिंग के कट जाने से स्प्रिंग फोर्स खत्म, स्ट्रिंग के कट जाने से स्ट्रिंग फोर्स माने टेंशन खत्म। सिंपल सी बात है, कंसेप्चुअली जो भी चीज कट हो रही है उसका फोर्स खत्म हो जाएगा। तो कैपिटल एम के फ्री बॉडी डायग्राम में अब सिर्फ कैपिटल एम जी बचेगा, के एक्स का नामो निशान हट गया। और स्मॉल एम के फ्री बॉडी डायग्राम में, स्मॉल एम के फ्री बॉडी डायग्राम में स्मॉल एम जी तो अभी भी लग रहा होगा, के एक्स लगना बंद हो गया और टेंशन ऊपर की तरफ टी, टी डैश बोल देते हैं। ये नई टेंशन है जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग वाली। तो यही पूछा जा रहा है हमसे टेंशन कितनी है।
एक्सलरेशन पे क्वेश्चन नहीं है। एक्सलरेशन तो हम बोल सकते हैं कि भाई स्मॉल एम मास रस्सी से बंधा हुआ है, तो वो तो कहां ही जाएगा, नीचे तो जा नहीं सकता, ऊपर भी नहीं जा सकता, रस्सी ढीली पड़ जाएगी, नहीं तो ढीली हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वेट है, नीचे mg लग रहा है तो ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर रही है, तो टी डैश जो होगा वो mg के, स्मॉल mg के बराबर हो जाएगा इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम क्यों होगा वो क्लियर है, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन इसकी हो नहीं सकती, अपवर्ड मोशन भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इसकी अपवर्ड मोशन हुई तो टी डैश को जीरो होना पड़ेगा, और अगर टी डैश ही जीरो हो गया तो अपवर्ड मूव करवाएगा कौन इसे? और कोई फोर्स तो है नहीं, mg तो डाउन लग रहा है, तो अपवर्ड ये मूव कर नहीं सकता, डाउनवर्ड रस्सी बंधी हुई है तो वैसे नहीं मूव कर सकता, तो हेंस स्मॉल m को इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस पे लगने वाला ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, टी डैश की वैल्यू स्मॉल mg के बराबर हो गई। और ये जो दूसरा ब्लॉक है इसके बारे में भी सोच सकते हैं, कैपिटल M जो है वो क्या होगा, वो g की एक्सलरेशन से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। एक ही फोर्स है mg अपॉन मास, तो g की डाउनवर्ड एक्सलरेशन से फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी शुरू हो जाएगी कैपिटल M की। तो आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। स्प्रिंग के अंदर फोर्स, स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स है वो सडनली चेंज नहीं होता, ये कंसेप्ट बताया। दूसरा, स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है वो सडनली चेंज हो सकती है, दैट इज सेकेंड कंसेप्ट। और थर्ड चीज जो बताई कि जिस भी चीज को हम कट कर रहे हैं, चाहे स्ट्रिंग चाहे स्प्रिंग, जिसको भी कट कर रहे हैं उसका फोर्स जस्ट आफ्टर कटिंग जीरो हो जाएगा, ऑब्वियस भी है। तो आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8, आखिरी सवाल इस वीडियो का। इन द सिस्टम शोन इन द फिगर, ब्लॉक ए इज हेल्ड बाय अ पर्सन, ब्लॉक ए को किसी बंदे ने पकड़ा हुआ है और ब्लॉक बी इक्विलिब्रियम में है इनिशियली। फाइंड एक्सलरेशंस ऑफ बोथ द ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर ब्लॉक ए इज रिलीज्ड, ब्लॉक ए को रिलीज कर रहे हैं, जिस भी बंदे ने उसे पकड़ा हुआ था वो उस ब्लॉक ए को रिलीज कर रहा है। पुली इज स्मूथ, स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग आर लाइट, जो अपनी स्टैंडर्ड अजम्पशन है इस चैप्टर में वो वैलिड है यहां भी। तो ब्लॉक ए स्टार्टिंग में बोलते हैं कि भाई जस्ट बिफोर रिलीजिंग फ्री बॉडी डायग्राम्स क्या है? ब्लॉक ए को जब तक बंदे ने पकड़ा हुआ है, जस्ट बिफोर रिलीजिंग या बिफोर रिलीजिंग भी कह सकते हो, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी यहां पे बना रहा हूं। ब्लॉक ए पे तो बंदे की वजह से भी कुछ फोर्स लग रहा होगा, वो हम कंसीडर नहीं कर रहे, ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम देख रहे हैं। तो ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम में सोचो क्या होगा, ब्लॉक बी नीचे M2G इसका वेट, और ब्लॉक बी ऊपर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग की टेंशन T। ठीक है, तो ये T सब कुछ इक्विलिब्रियम में है बोला गया है, तो टेंशन T जो होगी वो M2G के बराबर होगी। और ये जो स्प्रिंग होगा, ये स्प्रिंग चाहे हम जस्ट बिफोर की बात करें चाहे जस्ट आफ्टर की बात करें रिलीजिंग के, स्प्रिंग को देखो, ये जो रस्सी में जो टेंशन होगी, इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी वही टेंशन इस स्प्रिंग पे भी एक्ट कर रही होगी, ऐसे इस तरह से T, ये T। तो अगर स्प्रिंग पे ये T एक्ट कर रही है तो यही T बेसिकली स्प्रिंग के अंदर एलोंगेशन का कारण बनेगी। टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स होता है, वही फोर्स स्प्रिंग पे भी लग रहा है, तो ये टेंशन kx के बराबर होगी। मतलब बेसिकली रस्सी की टेंशन कहो या स्प्रिंग का kx कहो, इस क्वेश्चन में एक ही बात है। जब जब स्प्रिंग रस्सी के बीच में कहीं फंसा हुआ होगा, कहीं दोनों साइड से रस्सियों से कनेक्टेड होगा, तो हम स्ट्रिंग की टेंशन बोले या kx बोले, एक ही चीज है। तो ये कहानी थी जस्ट बिफोर रिलीजिंग ब्लॉक ए। सिमिलरली देखो, जस्ट आफ्टर रिलीजिंग ब्लॉक ए, अब ब्लॉक ए को रिलीज कर दिया गया है, ब्लॉक ए को रिलीज कर दिया गया है, तो ये जो टेंशन है ये क्या सडनली चेंज हो जाएगी या नहीं होगी, सबसे पहले ये सोचना है। तो ये टेंशन जो है, क्योंकि रस्सी के बीच में स्प्रिंग बंधा हुआ है, अब मोशन एकदम से अभी स्टार्ट नहीं होगी, ऐसे कोई डिस्प्लेसमेंट होने के बाद की हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जस्ट शब्द का मतलब क्या है, जस्ट आफ्टर रिलीजिंग ब्लॉक ए का मतलब अभी कोई डिस्प्लेसमेंट सिग्निफिकेंट नहीं हुई है ब्लॉक ए और ब्लॉक बी की, दोनों की डिस्प्लेसमेंट सिग्निफिकेंट नहीं हुई है, इसका मतलब स्प्रिंग के एलोंगेशन जो है वो सडनली चेंज नहीं होगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात की। तो स्प्रिंग की इलोंगेशन सडनली चेंज नहीं होगी, तो यही वाली टेंशन एक्ट करेगी। तो जस्ट आफ्टर रिलीजिंग ब्लॉक ए
ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा? ब्लॉक ए के फ्री बॉडी डायग्राम में एक नीचे लगेगा M1G। बंदा जिस बंदे ने ब्लॉक ए को पकड़ा हुआ था, अब वो जा चुका है, रिलीज कर चुका है ब्लॉक ए को। तो M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और स्प्रिंग की वजह से बोल दो या स्ट्रिंग की वजह से बोल दो, टेंशन जो है वो सडनली चेंज नहीं होगी, वो सेम ही रहेगी जो पहले थी। पहले कितनी थी? M2G थी। क्यों थी? क्योंकि ये बी ब्लॉक इक्विलिब्रियम में था। तो ये टेंशन सडनली चेंज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि स्प्रिंग की वजह से नहीं हुई। आई होप समझ में आ रही होंगी यहां पे चीजें। और जो ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम में सोचो क्या कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। M2G वैसा का वैसा ही लग रहा है, वेट ऑफ ब्लॉक बी, और टेंशन में भी कोई चेंज नहीं आया। टेंशन में चेंज इसलिए नहीं आया बिकॉज ऑफ स्प्रिंग। तो हम बोल सकते हैं एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी तो जीरो दिख रही है भाई, ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स है, तो एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज जीरो, आंसर। और ब्लॉक ए की एक्सलरेशन दिख रही है। अब वो डिपेंड करेगा कि M1 ज्यादा बड़ा है या M2 ज्यादा बड़ा है। मान लेते हैं M1 ज्यादा बड़ा है, तो अगर M1 ज्यादा बड़ा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसकी एक्सलरेशन आ रही है ब्लॉक ए की, वो आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन का नेट फोर्स, दैट इज M1G माइनस M2G अपॉन ब्लॉक ए का मास, दैट इज M1। तो ये डाउनवर्ड एक्सलरेशन से ब्लॉक मूव करेगा। अगर M1 छोटा हुआ तो अपने आप ये आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। दिस इज द आंसर ऑफ एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विच इज जीरो। तो आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी, किस किस तरह के सवाल बनते हैं वो चीजें समझ में आई होंगी। बाकी हाँ, प्रैक्टिस करनी बड़ी जरूरी है क्वेश्चंस की। जो भी स्टडी मटेरियल तुम्हारे पास है उससे क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करो बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।